और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। एक टाइम पर ये ऐड इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि अगर हम लोगों से कोई पूछता कि और बता क्या चल रहा है, तो हम जवाब में देते थे कि फॉग चल रहा है। बट इस 30 सेकंड 40 सेकंड की ऐड की वजह से फॉग कंपनी के पास आज 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है। साल 2009 दर्शन पटेल नाम की एक गुजराती ने विन कॉस्मेटिक नाम की एक कंपनी स्टार्ट करी। इससे पहले दर्शन अपनी फैमिली के साथ पारस फार्मास्यूटिकल्स नाम से एक बिजनेस चला रहे थे, जिससे इनको बाहर निकाल दिया गया था। अब दर्शन को सब कुछ जीरो से करना था। अब इनके पास डिओडोरेंट लॉन्च करने का एक आइडिया आया था, बट प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त इंडियन डिओडोरेंट मार्केट में 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स की भीड़ थी। एंगेज, एक्स, पार्क एवेन्यू, ये सब उस वक्त के काफी बड़े ब्रांड्स थे। पर दर्शन पटेल ने हिम्मत दिखाई और 2011 में अपना प्रोडक्ट फॉग लॉन्च कर दिया, यानी कि फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था, तो दर्शन ने सोचा कि फॉग को थोड़े यूनिक तरीके से बेचना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाकी के ब्रांड्स अपने एडवर्टीजमेंट्स में ये दिखाते हैं कि डिओ लगाने से मेल के पास फीमेल अट्रैक्ट होती है, और ये सारे एडवर्टीजमेंट्स फैमिली के साथ बैठकर देखने वाले नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी कि मार्केट में कस्टमर इसलिए परेशान है कि आधे से ज्यादा डिओ की बोतल में गैस होती है, और डिओ लगाने के बाद में उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी देर में उड़ जाती है। तीसरी चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो डिओ को बहुत महंगी प्राइस में बेच रहे थे। अब ये समझो कि इतना काम करने के बाद में दर्शन ने आधी जंग तो यही जीत ली है, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री में लूफॉल्स पता करने के बाद आपको इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन एडवर्टाइज करना होता है। बस दर्शन ने वही किया। इन्होंने कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ में फॉग का एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किया, जो कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सके। दूसरा, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बिना गैस वाला डिओ बताया और इस ग्लास वाला एग्जांपल से लोगों को ये चीज फील करवाई। प्लस ये बोला कि फॉग इज लॉन्ग लास्टिंग, इसकी खुशबू ज्यादा देर तक रहती है। और तीसरा, फॉग की प्राइस सिर्फ 120 रुपए कर दी ताकि हर कोई इसे खरीद सके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग टेक्निक, फॉग ने सबसे फेमस एक्स डिओडोरेंट को पीछे छोड़ दिया और डिओडोरेंट मार्केट का 20% हिस्सा कैप्चर कर लिया। और अभी 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग विनी कॉस्मेटिक की सेल्स 1000 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई है, एंड करंटली कंपनी की वैल्यूएशन 9000 करोड़ हो गई है। इन एमडीएच वाले अंकल का नाम है धर्मपाल गुलाटी। एक समय पर ये अपने सर्वाइवल के लिए, अपना घर चलाने के लिए टांगा चलाने का काम करते थे, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी नेटवर्थ 5400 करोड़ की हो गई। साल 1919 महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट में एक मसाला कंपनी सेटअप करी। बट 1947 में पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी सियालकोट में सब कुछ छोड़कर अपने बेटे धर्मपाल गुलाटी के साथ में इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद में ये लोग गरीबी में जी रहे थे। चुन्नीलाल गुलाटी बूढ़े हो गए थे, उनके बेटे धर्मपाल गुलाटी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो टांगा चलाते थे। पर इनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था, इसलिए एक दिन इन्होंने अपना टांगा बेच दिया और उस पैसों से दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान रेंट पर ले ली और उसका नाम रखा एमडीएच मसाले। बहुत बड़ा रिस्क लिया सिर्फ इस चीज पर, क्योंकि इन्होंने अपने पिता से मसाला बनाने की जादूगरी सीखी थी, जिस पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था। 1950 में इंडिया में हर कोई खुले मसाले खरीदता था, जिसको इंडियन वाइफ्स घर में पिसा करती थी। पर धर्मपाल गुलाटी ने पैकेट वाले पीसे हुए मसाले बेचना शुरू कर दिया और लोगों को इसकी आदत लग गई। देखते ही देखते 1959 में दिल्ली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। इस स्टेप के बाद में इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। टुडे एमडीएच मसाले इज द सेकंड लार्जेस्ट लीडर इन इंडियन स्पाइसेस मार्केट विद 12% मार्केट शेयर। आज एमडीएच की 15 फैक्ट्रीज है और 62 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है। मतलब आप यूपी में बैठ करके सांबर खा रहे हो तो एमडीएच मसाले की वजह से, और केरला में बैठकर शाही पनीर खा रहे हो तो एमडीएच शाही पनीर मसाला की वजह से। 2017 में धर्मपाल गुलाटी एफएमसीजी सेक्टर के हाईएस्ट पेड सीईओ बन गए थे, बट ही यूज्ड टू डोनेट हिज 90% सैलरी इन चैरिटी। ये सब पैसा इनके बनाए हुए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में खर्च किया जाता है। अब बात करते हैं 1 रुपए में बिकने वाली पल्स टॉफी की। पल्स टॉफी की सबसे इंस्पायरिंग चीज मेरे को ये लगती है कि पल्स टॉफी सिर्फ 1 रुपए की है और वो लॉन्च होते ही पहले ही 8 महीने में 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया था। इसकी सक्सेस का राज है इसका यूनिक टेस्ट। करीब 2 साल तक पल्स टॉफी के फाउंडर डीएस ग्रुप ने इसके टेस्ट पर रिसर्च करी है, जिससे ये सीखने को मिलता है कि आप किसी भी चीज पर बहुत देर तक रिसर्च करते हो तो वो प्रोडक्ट अच्छा बनता है। डीएस ग्रुप को ये पता था कि इंडियन टॉफी मार्केट में एल्पेंलिबे, मैंगो बाइट, कॉफी कॉपी को जैसी ब्रांड्स रूल कर रही है, इसलिए बिना किसी स्ट्रेटेजी के अगर ये अपनी टॉफी लॉन्च करते तो डेफिनेटली फ्लॉप हो जाते। डीएस ग्रुप ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में लोग कच्चे आम के बड़े दीवाने हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी को कच्चे आम पर नमक मिर्च डालकर खाने का शौक है। इस पॉइंट को इन्होंने पकड़ लिया और सोचा कि अगर इस टेस्ट की टॉफी बनाकर बेचे तो सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लोग हमारे कस्टमर बन जाएंगे। बस फिर इन्होंने पल्स टॉफी तैयार कर दी, जिसको मुंह में रखोगे तो सबसे पहले कच्चे आम का स्वाद आएगा, फिर नमक का टेस्ट आएगा और लास्ट में स्वीटनेस फील होगी। डीएस ग्रुप का एक और प्रोडक्ट था पास पास, जो कि ऑलरेडी मार्केट में काफी फेमस था। इन्होंने पल्स टॉफी के रैपर पर पास पास प्रिंट करवा दिया ताकि लोग बिना किसी ट्रस्ट इशू के साथ में इस टॉफी को खरीदे। ठीक ऐसा ही हुआ, लोगों ने इस टॉफी को खरीदा और इसके यूनिक
यूनिक टेस्ट की वजह से ये ट्रॉफी हर एज ग्रुप की फेवरेट बन गई। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो लोकल जनरल स्टोर्स पर एलपीलिबे, मैंगो बाइट, कॉफी कॉपिको के डब्बे भले ही न रखे हो, लेकिन पल्स ट्रॉफी का डिब्बा आपको जरूर मिल जाएगा। 2018 के अकॉर्डिंग पल्स ट्रॉफी की सेल्स 300 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब जो सक्सेसफुल स्टोरी आप सुनोगे वो एक कार कंपनी की है जिसकी एक गाड़ी की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए से शुरू होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल्स रॉयस, जो कि एक कर्जदार और अनपढ़ लड़के ने मात्र 2000 रुपए में स्टार्ट करी थी। पहली बार जब मैंने ये जाना था मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। सोचो, एक गरीब बच्चा है, उसने पढ़ाई भी नहीं करी है, उसने एक ऐसी कार की कंपनी बना दी जिसको खरीदने की चाह हर राजा, हर बिलियनियर रखता है। हेनरी रॉयस ये एक बच्चा था जिसको लाइफ ने हर तरह से टेस्ट किया। 9 साल की उम्र में इसके फादर की डेथ हो गई। फैमिली के ऊपर बहुत सारे लोन्स थे, 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता था और पढ़ाई लिखाई करना तो इसके लिए बहुत दूर की बात थी। हेनरी रॉयस ने खेतों में काम किया, न्यूज़पेपर बेचा, पर पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए एक वक्त ऐसा आया कि इनकी मां ने इनको छोड़ दिया और किसी और आदमी के साथ में चली गई। इस बच्चे के अंदर जिद थी और सीखने का शौक था, इसलिए अपनी एक आंटी से कुछ पैसे उधार लिए और ग्रेट नॉर्थर्न रेलवेज में इंजन्स और मशीन्स चलाने की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। 3 साल के बाद में इन्होंने जो भी पैसा उधार लिया था वो सारा पैसा खत्म हो गया। जो ट्रेनिंग वो कर रहे थे वो भी बंद हो गई। फिर 17 साल की एज में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में इन्हें जॉब मिली जिसमें इनको ना के बराबर सैलरी मिलती थी, पर ये पैसों पर नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करते थे। ये ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते थे, फिर चाहे वो कोई किताब हो, कोई ट्रेनिंग हो या कोई जॉब हो। जॉब के पैसों से इन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी, बट इसके बाद में वो जॉब भी इनके हाथ से चली गई। जितना बुरा इनके साथ में होना था वो तो हो चुका, अब वक्त था पैसा कमाने का, क्योंकि स्किल्स इन्होंने अपनी रगों में पढ़ ली थी। अपने कोवर्कर के साथ मिलकर इन्होंने इंजीनियरिंग टूल्स बनाने वाली एक कंपनी शुरू करी। पहला प्रोडक्ट डोरबेल बनाया जो मार्केट में हिट हो गया। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक क्रेन और इलेक्ट्रिक जनरेटर डिजाइन किया। इन दोनों से भी इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया। इस वक्त तक मार्केट में पेट्रोल से चलने वाली कार्स आ गई थी। अब हेनरी के दिमाग में अपनी खुद की कार बनाने का आइडिया आया। इन्होंने अपनी कार का इंजन और कार की बाकी डिजाइनिंग खुद से करी। यही कार आगे चलकर रॉयल्स रॉयस बनी, जिसको खरीदने के लिए आज राजा महाराजा भी लाइन पर लगते हैं। 2024 में रॉयल्स रॉयस का $50 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप है। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। इस वॉशिंग पाउडर निरमा की शुरुआत करसन भाई पटेल ने अपनी साइकिल से करी थी। घर घर जाकर ये निरमा डिटर्जेंट बेचते थे। इन्हीं करसन भाई पटेल को 2019 में फोर्ब्स ने इंडिया के टॉप 30 रिच पीपल में शामिल किया था। 21 साल की उम्र में केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब कंप्लीट करके करसन भाई पटेल एक लैब टेक्नीशियन की जॉब करते थे। लो इनकम की परेशानी थी और गुजराती दिमाग था, इसलिए ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। करसन भाई ने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में बहुत महंगे डिटर्जेंट बेच रही है जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। 1969 में इन्होंने अपना केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज करके एक डिटर्जेंट तैयार किया और सिर्फ 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने अपना डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये 10 बाय 10 फीट के कमरे में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करते थे और फिर साइकिल से घर घर जाकर ये डिलीवर करते थे। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और प्राइसिंग काफी लो थी। ये 1 किलो की डिटर्जेंट को 3 रुपए में बेचते थे, इसलिए इनको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल गई। पर अगले 3 सालों तक अपने बिजनेस के लिए इन्होंने साइकिल से 1 मैन आर्मी का रोल निभाया। बहुत सारी लोकल पॉपुलैरिटी के बाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। उस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ ब्रांड मार्केट में राजा था, जिसकी प्राइस 13 रुपए पर केजी थी, बट 1 किलो निरमा मार्केट में सिर्फ 3.5 रुपए में मिल जाता था। तो मिडिल क्लास ने इस डिटर्जेंट का परमानेंट यूज करना स्टार्ट कर दिया। प्लस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो इसको वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी भी मिल जाती थी। फिर देखते देखते 1 दशक के अंदर निरमा भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया। आज निरमा का एनुअल बिजनेस 7,000 करोड़ का है, जो कि शुरू हुआ था 10 बाय 10 फीट के एक कमरे से। अब एक लास्ट कहानी बताता हूँ 200 साल पुराने ब्रांड लुई विटॉन की। इस ब्रांड ने अपनी जर्नी में फ्रैंको प्रशियन वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 18 रिसेशंस, 15 रेवोल्यूशंस और न जाने क्या क्या झेला है। बट ये ब्रांड आज अपने लग्जरी बैग्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो सुनो, अब एक 13 साल का बच्चा था जिसने अपनी अब्यूजिव माँ की वजह से अपना घर छोड़ दिया। ये बच्चा फ्रांस के एंचे शहर से पेरिस जाकर जॉब करने का डिसीजन लेता है, वो भी पैदल, क्योंकि पैसे नहीं थे। इस रास्ते को कवर करने में इसको 2 साल लग जाते हैं। रास्ते में जो भी काम मिलता था ये लड़का करता था। उस वक्त फ्रांस में रेलवे की बस शुरुआत हुई थी, बड़ी मात्रा में लोग ट्रेवल करने के लिए रेलवे का यूज कर रहे थे। तभी इस लड़के को पैसेंजर्स के लगेजेस पैक करने का काम मिलता है। दिन रात इस काम को करने के बाद में इसके दिमाग में लगेज बैग्स बनाने का एक आइडिया आता है। इसको लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ में ये बैग्स इंडस्ट्री भी काफी आगे जाएगी। सोचकर देखो, इतनी छोटी उम्र में इतनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वैसे एज मैटर करते नहीं है। साथ में आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है उसके साथ में और क्या ग्रो कर रहा है उस पर आप ध्यान देना शुरू कर दो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर क्या हुआ, इस लड़के ने लगेज क्राफ्टमैन के अंडर काम करके हाई क्वालिटी वाले बैग्स डिजाइन करने का काम सीखा और कई सालों तक स्किल को मास्टर किया। उस
उस वक्त मार्केट में काफी हैवी बैग्स आते थे जो कि डोम शेप में होते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दिखने में भी काफी गंदे होते हैं, बट इस लड़के ने अपने बैग्स प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाया ताकि लोग इजीली कैरी कर सके और ये दिखने में भी काफी अच्छे लगे। इस छोटे से मार्केट गैप को फिल करते हुए इस लड़के ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि फ्रेंच में खूब फेमस हो गया। पर फिर फ्रैंको पर्शियन वॉर छिड़ जाता है जिसमें इस लड़के की सारी शॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड फिर से ये जीरो पर आ जाता है। ये हार मानने वालों में से नहीं था, एक बार फिर से इसने रिस्क लिया और इस बार अपने बैग्स को रेड और बेज कलर की स्ट्रिप लगाकर लॉन्च किया ताकि लोग दूर से देखकर अपने बैग्स को पहचान सके। इस चीज की वजह से इस ब्रांड को देश और दुनिया में खूब पॉपुलैरिटी मिली। उस दिन के बाद से लुई विटॉन ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।